मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, अगर नीतीश कुमार को आने वाले समय में नीतीश शिंदे कहा जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र वाला खेल हो सकता है बिहार में भी। कुछ राजनीतिक पंडितों की माने तो ये खेल होना ही है, और इसकी शुरुआत भी उसी दिन हो गई जब नीतीश कुमार से विधानसभा स्पीकर का पद छीन लिया गया। लेकिन इसी बीच इसकी चर्चा भी जोरों पर है कि क्या नीतीश कुमार हार मान गए, घुटने टेक दिए अमित शाह के सामने, भाजपा के सामने। क्या बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं और स्वीकार कर लिया उन्होंने। लेकिन इस बात पर बहुतेरे ऐसे पत्रकार हैं और राजनीतिक पंडित हैं जो अभी भी मान रहे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार इस स्थिति को बहुत दिन तक झेल नहीं सकते। मित्रों, नीतीश कुमार 3 बिंदुओं पर चाह रहे थे कि उनकी बात सुनी जाए, लेकिन हुआ उल्टा। वो मांगे क्या थी, वो उनकी चाहत क्या थी, जरा उसको याद कीजिए, आपके जहन में होगा। देखिए, पहली चाहत थी कि बड़े भाई की भूमिका में रहें, और इसीलिए चुनाव के समय उन्होंने बीजेपी से एक ज्यादा सीट की डिमांड की थी। पर नीतीश कुमार के जदयू की सीटें बढ़ाने की बात तो छोड़ दीजिए, घटाकर 101 कर दी गई, जबकि 2020 में वो 114 सीटों पर चुनाव लड़े थे। मतलब केवल सीटें ही कम नहीं की गई, बीजेपी ने जदयू के बराबर सीट को लेकर बराबरी का संदेश दे दिया। इतना ही नहीं, जदयू के सीटों को भी छीन लिया गया, जो लोजपा आर को दे दिया गया, जो परंपरागत ढंग से जदयू की सीटें मानी जा रही थी। विवाद बढ़ा, नीतीश कुमार गुस्साए, संजय झा और ललन सिंह जो सीट शेयरिंग की बात कर रहे थे, अगुवाई कर रहे थे, उनको उन्होंने खरी खोटी सुनाई भी और कहा कि इसको ठीक करने किया जाए। लेकिन अंततः गुस्से में उन सीटों पर जदयू का प्रत्याशी खड़ा कर दिया गया, जो दूसरे के पाले में, मतलब लोजपा आर को दे दिया गया था। अब जरा दूसरी चाहत की बात करें तो नीतीश कुमार चाहते थे कि चुनाव के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम की घोषणा की जाए, पर भाजपा का नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अमित शाह ने तो सीधा कह दिया था, उसमें आपने सुना भी होगा, कि मैं कौन होता हूं सीएम का नाम घोषित करने वाला, विधायक दल सीएम चुनेगा। पूरा तमाशा हुआ, और भारी बहुमत के बाद भी नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, और उनके द्वारा किसी बड़े बदलाव की जब चर्चा होने लगी तो अंत में लाचार होकर भाजपा ने सीएम के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे लाया, और उसके बाद 20 नवंबर को शपथ ग्रहण के एक दिन पहले नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। मतलब अगर नीतीश कुमार के दबाव में बीजेपी नहीं आती तो आज नीतीश कुमार का क्या होता, यह कहने वाली बात नहीं है, इसको सहज आप समझ सकते हैं। और नीतीश कुमार की तीसरी चाहत क्या थी, इसको भी जरा देखें। तो उनकी तीसरी चाहत ये थी कि गृह मंत्रालय बीजेपी ने ले लिया तो विधानसभा अध्यक्ष का पद जदयू को मिले। तमाम तरह की बातें होती रहीं, लेकिन भाजपा भी अपनी दावेदारी करने लगा। चर्चा हुई कि कुछ बड़ा हो सकता है स्पीकर पद को लेकर, लेकिन सच तो यह है कि दोनों ही एक दूसरे से डरे, सहमे और अविश्वास के साथ एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। एक तरफ भाजपा के ऑपरेशन लोटस से नीतीश कुमार डरे हुए थे। उनको लगा कि अगर स्पीकर भाजपा के पाले में चला जाता है, उस स्थिति में महाराष्ट्र के सिंधी जैसी स्थिति उनकी हो जाएगी और भाजपा सीएम की कुर्सी उनसे छीन लेगी। इसलिए वो स्पीकर पद पर अड़े थे। दूसरी ओर भाजपा को इस बात का डर था कि कहीं किसी भी बात को लेकर अगर नीतीश कुमार असहज हुए तो कभी भी वो पलटी मार देंगे, जिसके लिए उनको जाना जाता है। मतलब अविश्वास के ज्वालामुखी पर बीजेपी और जदयू का
ये गठबंधन बैठा हुआ है। अब ऐसी दोस्ती का क्या असर हो सकता है, सहज ही इसका अंदाजा कर सकते हैं। स्पीकर चुनाव के पूर्व खबरें आई कि दोनों में समझौता हो गया और यह अनुमान भी किसी को नहीं था कि नीतीश कुमार के सामने ही उनके सपनों को भाजपा तार तार कर देगी और वो चुपचाप बैठे रह जाएंगे। कारण यह था कि जब गृह विभाग दिया गया तो उस समय यह समझौता हुआ था कि गृह विभाग भाजपा के पास जाएगा और स्पीकर का पद जदयू को मिलेगा, जो खबरें आती थी। इसका कारण अभी तक सामने नहीं आया कि आखिर नीतीश कुमार की चुप्पी के पीछे क्या तथ्य था। लेकिन स्पीकर पद छीन लिए जाने के बाद गुस्सा तो है। आपने देखा होगा वो वीडियो क्लिप, जब नीतीश कुमार स्पीकर नवनिर्वाचित स्पीकर प्रेम कुमार को कुर्सी पर बिठाने जाते हैं और जैसे ही प्रेम कुमार कुर्सी पर बैठने लगते हैं तो हाथ पकड़कर नीतीश कुमार उनको रोक लेते हैं और तेजस्वी के आने का इंतजार करते हैं। कहते हैं तेजस्वी को आने दीजिए। देखने में ये बड़ी सामान्य बात लगती है, लेकिन राजनीति में इसके बड़े मायने हो सकते हैं। वह नीतीश कुमार के गुस्से, उनकी असहजता और तेजस्वी के अपनापन को भी दर्शा सकता है। जरा सोचिए। दूसरी ओर ये असहजता नीतीश कुमार के ही साथ नहीं है, उनके करीबी विजय चौधरी में भी यह देखा गया। जब स्पीकर को धन्यवाद देते हुए वो भावुक हो गए और 2015 में जब उनको स्पीकर बनाया गया था, उस घड़ी को याद करके कहा कि मैं पहले इस कुर्सी पर बैठ चुका हूं। मतलब छोटा नहीं आंकी है। वहीं जब पत्रकारों ने स्पीकर पद को छीन लेने की बात की, उनसे पूछा, तो उन्होंने बड़े तल्ख अंदाज में कहा कि स्पीकर पद हमारे पास था कब? स्पीकर पद भी ले लिया गया, कमजोर कर दिया जा रहा है जदयू। स्पीकर पद कब था हमारा जो ले लिया गया? पता नहीं चला। सवाल पूछते हैं कब था हमारा जो ले लिया गया? इसलिए ये सब चीजें भ्रामक हैं। आखिर ये गुस्सा क्यों? इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है, चूंकि 2015 में तो खुद जदयू के पास स्पीकर का पद था। तो फिर उन्होंने जो कहा कि स्पीकर पद हमारे पास था कहाँ? ठीक है, पिछली बार नहीं था, लेकिन पिछली बार की परिस्थितियां भी अलग थी। पिछली बार नीतीश कुमार पूरी तरह उस स्थिति में थे कि जब चाहते वो पाला बदल सकते थे। बहरहाल मित्रों, यह तो स्पष्ट है कि नीतीश के तीनों चाहतों को बीजेपी ने पूरी नहीं होने दी। सरकार में जो संतुलन होनी चाहिए थी वो नहीं हो सका और नीतीश कुमार छोटी भाई की भूमिका में अब आ गए, या यूं कहें कि पंछी को उड़ने की आजादी तो भाजपा ने दे दी, मतलब नीतीश कुमार को, लेकिन उनके पंख कतर दिए। अब सवाल यह है कि खबरों में जदयू द्वारा सदन में संख्या बल जुटाने का दावा किया जा रहा था, तो उसका क्या हुआ? नीतीश कुमार ने 6 मंत्री पद जदयू के कोटे का खाली कर रखा है, जिसको माना जा रहा था कि उनका उपयोग संख्या बल को जुटाने में किया जाएगा। लेकिन अब चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहा है और इसकी कारण जो सामने आ रहा है वो ये कि जदयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें जारी है। मतलब जदयू को बचाने के लिए नीतीश कुमार को ऐसा करना उनकी मजबूरी बन गई है। ऐसे में जो भीतर खाने चर्चा हो रही है वो ये कि बिहार में कुछ भी बड़ा हो सकता है। फिर एक बार सदन में पार्टियों के विधायकों की संख्या का गुणा गणित बिठाया जाने लगा है। इसी संदर्भ में एक बात और उल्लेख करना होगा कि अभी महागठबंधन के दो बड़े घटक दल कांग्रेस और राजद में टूट की बातें भी सामने आ रही है। ऐसे में राजद और कांग्रेस के विधायकों पर बीजेपी के तोड़ फोड़ के खेल को रोकना भी एक अहम मसला है।
एक पत्रकार मित्र की माने तो उन्होंने जो कहा कि सदन का सत्र चल रहा है और इस दौरान प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति बड़ा सवाल पैदा करती है, जबकि आज दोनों सदनों को राज्यपाल संबोधित करने वाले थे। ऐसे में तेजस्वी यादव के दिल्ली जाने की बात को भी इससे जोड़ा जा रहा है और इससे जोड़ के देखा जा रहा है। तो मतलब तेजस्वी भी कहीं ऑपरेशन तीर को सफल बनाने की मुहिम में तो नहीं जुटे। मित्रों, इन परिस्थितियों में कब क्या होगा कहना कठिन है, और यह तो साफ है कि नीतीश कुमार के पर कतर दिए गए हैं। लेकिन नीतीश जी उड़ान भरना चाहते हैं और शायद इसीलिए ब्यूरोक्रेसी के बल पर अपनी धमक वो बनाए रखना चाहते हैं, और इसीलिए दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने अपने चहेते 2 कड़क आईएएस पदाधिकारियों को लगा दिया है। लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए फिर एक बार नीतीश कुमार के अंतिम दाव की बात होने लगी है। चूंकि ब्यूरोक्रेसी मंत्रालय को चलाने में तो उनका सहयोग कर सकता है, लेकिन सदन में जो संख्या बल है वो पूरा करने का मादा ब्यूरोक्रेट्स के पास नहीं है। और तब जब यह बात भी आ रही है, जैसा चिराग पासवान ने कहा था कि मतलब कि जदयू के भी टूट की संभावना बन सकती है, और ऐसा कोई नई बात नहीं है भाजपा के लिए। भाजपा ने ऐसा महाराष्ट्र में किया है, तो इससे भी बचने की व्यवस्था करनी पड़ेगी नीतीश कुमार को। खबर है, और अब खबर चलने भी लगी है, खबर है कि नीतीश कुमार क्या भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस लेने की तैयारी कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने स्पीकर का चुनाव करके खुद को सिक्योर तो कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का पलटी मारना अब उनकी मजबूरी बनती जा रही है। और स्पीकर पद पर हुए करार के बाद भी भाजपा का धोखा देना मुझे लगता है कि यह महंगा पड़ सकता है बीजेपी को, अगर नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं तो। मित्रों, मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि कैसे जदयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का प्रयास कर रही है, जो लगभग सफल भी होता बताया जा रहा था। लेकिन तब ऐसी जानकारी सूत्रों और राजनीतिक गलियारों से जो चर्चा आ रही थी, जो खबर आ रही थी, उसके आधार पर बताया जा रहा था। लेकिन अब इस बात की तो पुष्टि हो गई है, और मैं आपको बताऊं मित्रों कि नवभारत टाइम्स, जो देश का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, उसने भी इसकी पुष्टि कर दी, और केवल पुष्टि ही नहीं कर दी, जिस संख्या बल की चर्चा हम पहले करते रहे हैं, उसकी चर्चा करते हुए जाब्ता दिया है कि नीतीश कुमार के पास जो संख्या बल है वो अभी जदयू का 85, महागठबंधन का 35 और अन्य का 6, मतलब 126 की संख्या जदयू के पास हो सकती है। अब इसकी पुष्टि भी हो रही है, और ऐसे में नीतीश कुमार का पलटी मारना जब मजबूरी हो और संख्या बल पूरी हो, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। और इसी के कारण फिर एक बार यह जो प्लान है वो वायरल हो रहा है। जबकि दूसरे खेमे की देखें, मतलब बीजेपी की, तो बीजेपी के पास 89 सीट है, लोजपा के पास 19, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास 4 और जीतन राम मांझी के हम के पास 5 सीट, मतलब कुल 117 की संख्या पर पहुंचता है। यहाँ एक मैंने पहले भी एक 2 पंक्तियां बोली थी कवि किशोर की, जिसमें उन्होंने राजनीति में दोस्ती, या यूं कहे कि राजनीति की परिभाषा देते हुए कहा था कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, और किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। मतलब कि राजनीति में कब कौन दोस्त कौन दुश्मन बन जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि
नीतीश कुमार को वो अपना गुरु मानते हैं और दो बार अपनी पार्टी का विलय जदयू के साथ कर चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने चेताया भी था कि यह महाराष्ट्र नहीं है, यह बिहार है, और यह भी कहा था कि अगर नीतीश कुमार के साथ कुछ हुआ तो मैं नीतीश कुमार के साथ रहूंगा। लेकिन क्या होगा यह कहना बड़ा मुश्किल है, अभी जल्दबाजी होगी। दूसरी ओर जीतन राम मांझी को देखें तो जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, इसलिए इस लोभ में उनका झुकाव बीजेपी की तरफ हो सकता है। पर आज जिस मुकाम पर जीतन राम मांझी पहुंचे हुए हैं उसकी नींव नीतीश कुमार ने ही रखी थी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्ती की बात करें तो अब तक नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ दोस्ती निभाई है, पर भाजपा अपनी नीतियों को यहां भी लागू कर रही है। मतलब भाजपा की नीति अपने साथियों को निपटाने की। जो बीजेपी महाराष्ट्र में कर रही है उसकी पुनरावृत्ति बिहार में भी हो जाए तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ऐसे हालातों में नीतीश कुमार के लिए पलटी मारना जरूरी नहीं, मजबूरी है। और नीतीश कुमार के इसी तैयारी को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस ने 15 जिला अध्यक्षों को नोटिस जारी किया है, वहीं नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने के चक्कर में, उस मुहिम को आगे बढ़ाने के चक्कर में, उसे फाइनल टच देने के चक्कर में लगे हुए। और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी से उनका जो लगाव है वो अभी स्पष्ट दिख रहा है। दोस्तों, खबरें तो यह भी चलाई जा रही है कि नीतीश कुमार को जितनी सीटें आई हैं वो पलटी मारने लायक नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि अगर नीतीश कुमार ने अपना माथा लगा दिया तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बनेंगे और बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में अमित शाह को भी कमतर आंकना यह गलत होगा। जदयू के पास 126 है संख्या बल, जो हो सकता है, जिसमें बहुमत से 4 सीटें ज्यादा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 117 के संख्या में पहुंचती है, जिसमें बहुमत के लिए 5 सीटें कम है। ऐसी परिस्थिति में अमित शाह या भाजपा के लिए यह बहुत मुश्किल बात नहीं है कि 5 विधायकों को वह तोड़ के अपने साथ मिला ले। हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि मुश्किलें उनके सामने हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि इस सहमात के खेल में पहला चाल कौन खेलता है। मित्रों, यह बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चूक जाएगा उसकी हार निश्चित है। और जदयू के लिए एक हर्डल तो बहुत बड़ा है, और वह स्पीकर है, और वह स्पीकर भाजपा के हैं, और सदन में स्पीकर के ही चलेगी। मित्रों, ये जो खबरें चल रही हैं और आज का जो विश्लेषण है, इस पर आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है, जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। लेकिन कुछ तो बड़ा होने जा रहा है, क्या होगा देखते हैं। आप भी देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।